अब लैंड एक्विजिशन कंकरेंट सब्जेक्ट है। प्रधानमंत्री मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय गुजरात की विधानसभा ने उसमें कुछ अमेंडमेंट प्रपोज किया आर्टिकल 254, 255 में। जैसे पंजाब और हरियाणा में पानी का झगड़ा चल, तो आर्टिकल 131 में सूट फाइल होता है। जो अख्तियार पार्लियामेंट के हैं वो पार्लियामेंट कानून बनाती है जी। जो अख्तियार स्टेट्स की असेंबलीज के हैं वो स्टेट्स के कानून बनते हैं। तो कोई फिस्कल फेडरलिज्म पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। नेशनल फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन मैंडेटरी है जी। और डेवल्यूशन जो क्राइटेरिया बेस्ड डेवल्यूशन है जी, वो 41% जो है उसका जो भी क्राइटेरिया में जिसका जितना शेयर बनता है वो मैंडेटरी है, उसके ऊपर भारत सरकार रोक नहीं सकती। लेकिन सिर्फ फाइनेंस कमीशन में या सेंट्रल पूल के सेंट्रल टैक्सेस के शेयर में नहीं पैसा आता है स्टेट्स को जी। 60% सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है। वाटर रिसोर्स, इंटरस्टेट वाटर कोर्सेज डेवलप करना जी जी, या कंकरेंट सब्जेक्ट में एजुकेशन के लिए कोई प्रोग्राम बनाना, IIT, IIMs बनाने। एग्रीकल्चर में हमको प्रेफरेंस मिलता है। ग्राउंड वाटर में तेलंगाना, उड़ीसा जहाँ ग्राउंड वाटर की कमी है, तो स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में या सेंट्रल प्लान स्कीम्स में देती है। बहुत बड़ा मतभेद पंजाब के साथ किया जाता है। सेंट्रल पूल में से स्टेट का शेयर कितना होगा, स्टेट का शेयर कैसे बांटा जाना है। सेंट्रल अपने 60% या 59% शेयर में से पैसे देता है, तो कई स्टेट्स उस पैसे को जिस मकसद के लिए दिया जाता है उस पर खर्च नहीं करते, तो सेंटर उसके ऊपर किंतु परंतु करता है। तो पंजाब के पास 10, 11, 12 हज़ार करोड़ रुपया डिजास्टर रिलीफ का पैसा खड़ा है, लेकिन कैश नहीं है। ऐसा नहीं है कि पंजाब को पैसा नहीं मिला या उसकी कोई मिस यूटिलाइजेशन हुई है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट इंद्रजीत घई। घैंट टॉक्स जनरल हेल्दी एंड इंटेलेक्चुअल टॉक्स में हम बातचीत करते हैं उन मुद्दों की, उन विषयों की जो कि हर इंसान की जीवन के साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। और इस घैंट टॉक्स में हम उस मुद्दे के बारे में बड़ी खुलकर और आम आदमी की भाषा में उस विषय के बारे में चर्चा करते हैं। आज का हमारा विषय है फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया, राजकोषीय घाटा, वित्तीय संघवाद यानी भारत में केंद्र और राज्य के बीच संतुलन और राजस्व साझेदारी की व्यवस्था पर। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमने स्पेशली इनवाइट किया है पंजाब के पूर्व एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री सुरेश कुमार जी को। सुरेश कुमार जी का प्रशासन और शासन में बहुत गहरा अनुभव रहा है। IAS की अपॉइंटमेंट के बाद उन्होंने पंजाब में अलग अलग ओहदों पर काम किया। एज ए डिप्टी कमिश्नर से लेकर चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट तक पहुँचे। पंजाब को वो बहुत ही अच्छी तरीके से पंजाब के हालातों को, पंजाब की इकॉनमी को, पंजाब के सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। और उन्होंने पंजाब के अलग अलग चीफ मिनिस्टर के साथ और अलग अलग पार्टी की सरकारों के साथ काम किया। आज की बातचीत में हम सुरेश कुमार जी से फिस्कल फेडरेशन के ऊपर उनका दृष्टिकोण क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सुरेश कुमार जी, आपका घैंट टॉक में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद घई साहब। थैंक यू सर। बातचीत शुरू करने से पहले ब्रीफली आपको सुरेश कुमार जी के बारे में बता दूं। वैसे तो वो सब लोग जो पंजाब में रहते हैं, स्पेसिफिकली जिन्होंने सरकार में नौकरी करी है, वो सुरेश कुमार जी को बहुत बाखूबी उनसे वाकिफ़ हैं। और वो लोग जो किसी न किसी तरीके से अखबार और मीडिया को पढ़ते हैं वो भी सुरेश कुमार जी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सुरेश कुमार जी पंजाब में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एंड चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं। आज भी वो सेंटर फॉर साइंस एंड पॉलिसी में पॉलिसी फेलो के तौर पर एक्टिव हैं। 1983 बैच में IAS ज्वाइन करके उन्होंने 3 दशकों से ज़्यादा समय तक पंजाब और सेंट्रल गवर्नमेंट में की रोल निभाए। वाटर पॉलिसी, एग्रीकल्चर डिवर्सिफिकेशन, रूरल ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन जैसे बड़े बड़े रिफॉर्म उनमें उनका अहम योगदान रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करने वाले सुरेश कुमार जी आज भी पॉलिसी और गवर्नेंस के फील्ड में एक्टिव गाइडेंस दे रहे हैं। आज भी वे समय समय पर पंजाब के सामने उभर रहे गंभीर मुद्दों पर अपनी चिंता व्यक्त करते हैं, उन विषयों पर गहराई से विश्लेषण करते हैं और सामाजिक तथा प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपने सुझाव भी देते हैं। तो क्योंकि ये मुद्दा पंजाब से जुड़ा हुआ था, फिर फाइनेंस से रिलेटेड था, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि सुरेश कुमार जी से बढ़िया आदमी जो इस विषय के बारे में खुलकर बता सके कि क्या बात ठीक है, क्या ठीक नहीं है, सुरेश कुमार जी से बढ़िया आदमी नहीं हो सकता। तो इसलिए हमने आज स्पेशली इनको रिक्वेस्ट करके सुरेश कुमार जी को इस पॉडकास्ट में लेकर आए हैं। सुरेश कुमार जी, फिस्कल फेडरेशन इंडिया के तहत आज एक बड़ा विवाद स्टेट्स और सेंटर के बीच में फाइनेंशियल इशू को लेकर चल रहा है।
स्टेट गवर्नमेंट्स का कहना है कि टैक्स का हिस्सा उनके पूरा नहीं मिलता, समय पर नहीं मिलता, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि वो अपनी दलील देती है। कुछ मामले में तो विवाद इतना बढ़ गया है कि स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ा है। और यह इशू उन राज्यों में कुछ ज़्यादा ही तूल पकड़ा हुआ है जहां पर स्टेट और सेंटर की सरकार अलग अलग पार्टियों की है जी। अब जनता इतनी कंफ्यूज है कि किसका पक्ष सही है, सेंटर या स्टेट, और कितना सही है। आज हम आपसे इस विषय पर सिंपल और क्लियर तरीके से आपके विचार जानना चाहते हैं सर। ख़ास तौर पे पंजाब के संदर्भ में उम्मीद है कि आपका अनुभव इस कन्फ्यूज़न को दूर करने में हमारी मदद करेगा जी। सुरेश कुमार जी, सबसे पहला सवाल इसी विषय में मैं थोड़ा सा सुरेश कुमार जी आपको बता दूं कि मैं पंजाब को बिलोंग करता हूं, पंजाबी मैं बड़ी अच्छी तरह से बोल और समझ लेता हूं। आप भी, क्योंकि सारा कैरियर आपका पंजाब में रहा है, अब भी आप चंडीगढ़ में सेटल्ड हो, तो आप भी पंजाबी बड़ी अच्छी तरह से बोल और समझ लेते हो, तो हम बातचीत पंजाबी में भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये सोचा कि ये मुद्दा पंजाब का ज़रूर है लेकिन नेशनल लेवल के साथ भी लिंक्ड है, क्योंकि फिजिकल फेडरलिज्म सिर्फ पंजाब का इशू नहीं है। नो डाउट आज हम पंजाब के स्पेसिफिकली बात करेंगे, लेकिन इस तरह के इश्यूज बाकी स्टेटों के साथ भी जुड़े हुए हैं। सो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा सर, हम कोशिश करेंगे कि बात हिंदी, इंग्लिश और थोड़ी मोटी पंजाबी मिक्स करके कर लें। तो इसमें सर कोई दिक्कत तो नहीं है आपको सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम मिलजुल के सब हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि सर बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि हमारी करी हुई बात लोगों को समझ आए और लोगों तक ठीक तरीके से पहुंचे। तो सबसे पहले सर मेरा सवाल फिजिकल फेडरेशन को लेके ये है सर, वास्तव में ये फिजिकल फेडरेशन होता क्या है और समय के साथ कैसे ये विकसित हुआ? दिल्ली पैसा देती है लेकिन क्या कंट्रोल भी अपने पास ही रखती है? क्या भारत कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ बढ़ रहा है या स्टेट को लग रहा है कि फाइनेंशियल डिसीजन अब उनके ऊपर थोपे जा रहे हैं? तो इसके बारे में सर थोड़ा सा आप अपना अनुभव बताएं सर कि वास्तव में फिजिकल फेडरलिज्म है क्या सर? भाई साहब, आपने एक बहुत बड़ा और बहुत अहम मुद्दा उठाया है। इससे पहले कि फिजिकल फेडरलिज्म की बात की जाए, हमें ये समझ लेना चाहिए कि फेडरलिज्म क्या है जी। हिंदुस्तान या इंडिया एक फेडरल कंट्री है जी। और फेडरलिज्म का जो बड़ी सरल भाषा में बताया जाए तो मतलब इतना ही है कि जिस किसी भी देश में यूनियन ऑफ स्टेट्स होता है या यूनियन होती है या एक सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम एक बोलचाल की भाषा में कह देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली तो इंडियन यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है जी। तो उसमें जिसमें बड़े बड़े प्रोविंस होते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर स्टेट्स होते हैं जी। तो स्टेट्स और सेंटर या यूनियन गवर्नमेंट जो होती हैं, जो स्टेट की सरकारें होती हैं, उनमें जब जो भी कार्य करने की विधि है, जो उनके कार्य क्षेत्र हैं या उनके जो अख्तियार हैं जी, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जो उनकी पावर्स हैं, जो उनकी अथॉरिटीज़ हैं, उसको अगर कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइन कर दिया जाए जी, तो उसको एक संघीय ढांचा या फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है सर। तो भारत एक फेडरल कंट्री है जी। और बड़ा एक यूनिक फेडरल कंट्री है, क्योंकि बाकी भी दूसरे भी देश फेडरल हैं जी, लेकिन किसी भी देश में इतनी क्लैरिटी से, इतने अच्छे तरीके से संविधान में स्टेट्स और सेंटर की पावर्स को, स्टेट या यूनियन की पावर्स को नहीं डिफाइन किया गया जितना कि हमारे यहाँ किया गया है, और वो भी लिख के किया हुआ है जी। एक यूनिक फीचर सबसे पहले पता ही है कि हमारे यहाँ एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जी। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, सब में स्टेट्स के चैप्टर्स अलग हैं, सेंटर के चैप्टर्स अलग हैं, और बड़े क्लियरली डिफाइन किया गया है जी। वो क्या काम है जो सेंटर को करना है या कर सकता है, वो क्या काम है जो सिर्फ स्टेट या स्टेट कर सकता है, और कुछ काम ऐसे भी होते हैं जहाँ दोनों को एक कॉमन ग्राउंड होता है, उनको कंकरेंट लिस्ट कहा जाता है जी। जो आप कॉन्स्टिट्यूशन में अटैच्ड नेक्स्ट लिस्ट है, जी। लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, जिनको हम यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट कहते हैं, जी। उसमें स्टेट्स और यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पावर्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जिनको फंक्शंस कहते हैं, उनको क्लियरली डिफाइन किया गया। इसलिए ये कहना कि कोई ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट है जी। या कोई आपस में मतभेद है, मतभेद की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जी। 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 कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ स्टेट्स को, जैसे आपने कहा कि अलग अलग पार्टी की सरकार होती है, जी। कुछ स्टेट्स को कोई सेंटर का किया गया कंकरेंट लिस्ट का काम पसंद नहीं आता, जी। या
जो कंकरेंट का कोई कंकरेंट लिस्ट का काम कोई स्टेट करते हैं तो सेंटर उसको अप्रिशिएट नहीं करते। जी लेकिन उस कॉन्फ्लिक्ट को जो फेडरल कॉन्फ्लिक्ट ऐसा कुछ आता है जी तो उसके लिए भी बड़े ही आर्टिकल 254, 255, 256 में बड़ा ही सरल प्रोसीजर किया गया है कि अगर किसी कंकरेंट सब्जेक्ट में, किसी कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट में सेंटर को भी कुछ करना है या कुछ स्टेट को स्पेसिफिक करना है तो सेंटर का जो कानून है वो प्रिवेल करता है। जी जी सेंटर की कार्रवाई जो प्रिवेल करती है। और अगर सेंट्रल एक्ट में या सेंट्रल की कार्रवाई में स्टेट्स कुछ कोई उसमें अमेंडमेंट चाहते हैं, कोई रिफॉर्म चाहते हैं जी तो वो करा सकते हैं। जी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जब 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में जी नया लैंड रिफॉर्म्स एक्ट या लैंड एक्विजिशन एक्ट आया था जी, बिल्कुल आया था जी। अब एक तरफ तो फेयर कंपनसेशन ऑफ फेयर कंपनसेशन लॉ जब आया था जी तो एक तरफ तो सारे स्टेट्स में डिमांड थी कि पुराना जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है 1897 वाला जी उसको ख़त्म किया जाए। जी आजकल की नए जो गवर्नेंस के इम्पेरेटिव्स हैं, लैंड के नए इश्यूज़ हैं, किसानों के नए इश्यूज़ हैं, गांव और शहरीकरण के अलग अलग इश्यूज़ हैं, नए ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं उनकी वजह से लैंड एक्विजिशन के तौर तरीके को बदलना है। जी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया कानून बनाया। जी लेकिन उस समय आज के प्रधानमंत्री जी जो हैं गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, जी ये उस एक्ट से सहमत नहीं थे। अच्छा जी ये उसमें कुछ स्पेशल प्रोविज़न चाहते थे। जी अब लैंड एक्विजिशन लैंड कंकरेंट सब्जेक्ट है। जी तो गुजरात की विधानसभा ने प्रधानमंत्री मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय गुजरात की विधानसभा ने कुछ लैंड एक्विजिशन एक्ट या फेयर कॉम्पनसेशन एक्ट जो है 2013 वाला, जी उसमें कुछ अमेंडमेंट प्रपोज किए आर्टिकल 254, 255 में। जी जब वो ऐसे कुछ अमेंडमेंट सेंट्रल एक्ट में तजवीज़ किए जाते हैं या उनको प्रपोज किया जाता है जी तो वो वहाँ के गवर्नर ने, राज्यपाल जी ने राष्ट्रपति जी को रिकमेंड किए। जी भारत सरकार ने उसको एग्जामिन किया जी और राष्ट्रपति जी ने वो स्पेशल प्रोविज़न जो गुजरात के थे जी उसको 2013 के एक्ट में शामिल करने की अप्रूवल दी। वेरी गुड सो गुजरात के प्रोविजंस हैं। जी तो ऐसे कई प्रोविजंस ऐसे भी हैं, जैसे पंजाब में टेररिज्म हुआ। जी अब आप क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट जो है, जी इंडियन पिनल कोड जो है, आजकल तो नए कानून आ गए हैं जी जी भारतीय न्याय भारतीय न्याय संघ वाले, जी तो उसमें चेंज करने के लिए पंजाब ने कई बार ये अमेंडमेंट प्रपोज किए हैं। जी तो वो स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रपोजल्स सेंट्रल एक्ट में इनकॉर्पोरेट करने की, उनको उसमें अमल में लाने की भी कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से लिखा गया है। इसलिए तो कहा जाता है कि एक जो हिंदुस्तान का संविधान है बहुत यूनिक है। तो फेडरल स्ट्रक्चर को पूरी तरह से सिर्फ डिफाइन नहीं किया गया, उसको कैसे उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होना है, उसके ऊपर कैसे अमल होना है, अगर उसके अमल करने में स्टेट्स और सेंटर में या स्टेट्स और यूनियंस में कोई झगड़ा होता है या दो स्टेट्स में झगड़ा होता है उसको कैसे निपटाना है। जैसे पंजाब और हरियाणा में अब पानी का झगड़ा चल रहा है तो आर्टिकल 131 में सूट फाइल होता है जब दो स्टेट का झगड़ा होता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को अख्तियार दिया गया है। तो मतलब बहुत ही विस्तृत तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से संविधान में फेडरलिज्म को डिफाइन किया गया। फेडरलिज्म को एग्जीक्यूशन के लिए, जिसको आप कहते हैं कि अच्छे तरीके से उसके ऊपर अमल करने के लिए भी सारे प्रोविज़न डिफाइन किए गए। और जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है। जो अख्तियार पार्लियामेंट के हैं वो पार्लियामेंट कानून बनाती है, जो अख्तियार स्टेट्स की असेंबलीज़ के हैं वो स्टेट्स के कानून बनते हैं, और जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट करती है अगर कोई ऐसा झगड़ा होता है। तो फेडरल स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझना चाहिए। ठीक है जी। उसी फेडरल स्ट्रक्चर के चलते फिस्कल फेडरलिज्म की बात आती है जी। फिस्कल फेडरलिज्म का भी मतलब ये है कि हर स्टेट को चलाने के लिए, हर कंट्री को चलाने के लिए आपको आर्थिक साधनों की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल है जी। पैसे की ज़रूरत है, कैपिटल फंड्स की ज़रूरत है, बिल्कुल कैपिटल रिसोर्सेज की ज़रूरत है, रिकरिंग रिसोर्सेज की ज़रूरत है। ये चीज़ें भी जो हमारे फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझी जी। और फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने फिस्कल फेडरलिज्म को भी जो ओवरऑल फेडरल स्ट्रक्चर है उसका हिस्सा बनाया। ठीक है जी। उन्होंने क्लियरली ये डिफाइन किया हुआ है वो कौन से ऐसे टैक्सेस हैं, वो कौन से ऐसे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हैं जो सिर्फ स्टेट के अख्तियार में होंगे। ठीक है जी। टैक्स ऑन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स जी, जिसको आप कॉमन भाषा में परचेज टैक्स, सेल्स टैक्स कहते हैं। टैक्स ऑन ट्रांसपोर्टेशन जी। टैक्स ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड जी, जिसको आप रजिस्ट्रेशन फी कहते हो, जिसको आप ड्यूटी कहते हो, ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रिसिटी जी। ये सब वो टैक्सेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेट्स एम्पावर्ड है। जैसे सर लिक्वर जो है, शराब के ऊपर एक्साइज ड्यूटी, जबकि सारी एक्साइज और कस्टम ड्यूटीज सेंटर के हक में है जी, सिर्फ अल्कोहल पे
अच्छा जी, अल्कोहल पे एक्साइज ड्यूटी स्टेट को दी गई स्टेट को 100% स्टेट को है जी। बिल्कुल टोटल एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज रेवेन्यू, चाहे वो एक्साइज फीस की वजह से लगाएं, चाहे वो ऑक्शन मनी के रूप में आता है जी। या एक्साइज ड्यूटी आती है, जी। वो स्टेट का अख्तियार है। जी किसी जीएसटी को अमल में लाने से पहले जी स्टेट्स को एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ऑन टेक्सटाइल भी मिलती थी, लेकिन ओके। बाद में वो सब्ज्यूम होगी जीएसटी में। जी तो स्टेट किस चीज़ से टैक्स लगा सकता है, भारत सरकार किस पे टैक्स लगाती है, इसको भी बड़े ही अच्छे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में डिफाइन किया गया है। ठीक है सर। और सेंटर के में इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल कस्टम ड्यूटी, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अख्तियार में। जी, इसके जी। अलावा कुछ स्पेसिफिक सेसेस हैं जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती जी। है। सेस ऑन इनकम टैक्स है, जी जी सेस ऑन कस्टम ड्यूटी है, जी एडिशनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन के एफर्ट में। तो ये क्लियरली डिफाइंड है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट में जाओगे तो कोई फिस्कल फेडरलिज्म पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं है, जो सेंटर के साधन हैं, जी जिस भी तरीके से जो सेंट्रल को टैक्सेस दिए गए हैं, जिसको हम सेंट्रल टैक्सेस कहते हैं, जी उसमें भी जो हिस्सा स्टेट्स को जाना है उसको बांटने का तरीका भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। जी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि हर 5 साल के लिए एक नेशनल फाइनेंस कमीशन बनेगा। जी वो ये तय करेगा कि किस स्टेट को कितना पैसा जाना है, जी और उसका जो फाइनेंस कमीशन के आगे भी जो क्राइटेरिया है, जी वो क्राइटेरिया भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं तय करती, वो पार्लियामेंट तय करती। जी आज के दिन में आप जो फाइनेंस कमीशन, अब 16वां फाइनेंस कमीशन बना हुआ है। जी 16वां फाइनेंस कमीशन अभी स्टेट के साथ विचार विमर्श कर रहा है, जी लेकिन 15वें फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट जो है वो अमल में लाई जा रही है। जी उसका जो क्राइटेरिया है, उसके 3-4 चीज़ें होती हैं। जी स्टेट की पॉपुलेशन क्या है, जी स्टेट में पर कैपिटा इनकम या जो नेशनल पर कैपिटा और स्टेट की पर कैपिटा इनकम में डिस्टेंस कितना है, उसकी जो एरिया एंड पॉपुलेशन कितनी है, ग्रीन कवर कितना ग्रीन है, कवर कितना है, डिस्टेंस फ्रॉम इनकम कितना है, फॉरेस्ट कवर या ग्रीन कवर जिसको। तो ये जो क्राइटेरिया है उसके बेस पे हर 5 साल के बाद जो भी, एक तो फाइनेंस कमीशन पहले तो ये एस्टिमेट करता है कि अगले 5 साल कितना रेवेन्यू कलेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा, जी जो उनके साधन है। जी दूसरा ये तय करता है कि उनके उस टोटल कलेक्शन में, टोटल जो सेंट्रल पूल में टैक्सेस आएंगे, जी उनमें से कितना पैसा स्टेट्स को जाएगा। जी और जो स्टेट्स को जाएगा, पहले तो मोटा मोटा परसेंटेज आ गया, आज की डेट में 41% जाता है। जी जी 41% का फिर क्राइटेरिया है पॉपुलेशन, हाँ जी डिस्टेंस फ्रॉम नेशनल जी, जी, इनकम, ग्रीन कवर, जी। एरिया, ये सब उसके बेस पे फिर किस स्टेट को कितना पैसा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि नेशनल फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन मैंडेटरी है, जी और डेवल्यूशन जो क्राइटेरिया बेस्ड डेवल्यूशन है जी वो 41% जो है, उसका जो भी क्राइटेरिया में जिसका जितना शेयर बनता है वो मैंडेटरी है, उसके ऊपर भारत सरकार रोक नहीं सकती। ठीक है सर। ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन सिर्फ फाइनेंस कमीशन में या सेंट्रल पूल के सेंट्रल टैक्सेस के शेयर में नहीं पैसा आता है स्टेट्स को। जी उसके अलावा जो 60% सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है, जी सेंट्रल गवर्नमेंट भी वो काम जो यूनियन लिस्ट में है, लिस्ट 1 में है, जी वाटर रिसोर्स, इंटरस्टेट वाटर कोर्सेज डेवलप करना, जी जी या कंकरेंट सब्जेक्ट में एजुकेशन के लिए कोई प्रोग्राम बनाना, आईआईटी आईएम्स बनाने, जी जितने भी कंकरेंट लिस्ट के काम है, जी। हाईवेज का काम है, नेशनल हाईवेज का काम कंकरेंट लिस्ट में है। जी जी ऐसे ही नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के कई काम कंकरेंट लिस्ट में है, कई सेंट्रल लिस्ट में है। जी डिफेंस सेंट्रल लिस्ट में है, कम्युनिकेशन सेंट्रल जी, लिस्ट में जी, है, जी। एक्सटर्नल अफेयर्स सेंट्रल लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट के और कंकरेंट लिस्ट के कामों के लिए जो 60% पैसा भारत सरकार रखती है, उसके ऊपर वो खर्च करती है। उसमें जो खर्च करते हैं, जो काम कंकरेंट लिस्ट के किसी स्टेट के स्पेसिफिक होते हैं, जी उसके लिए भी फिर एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का, जी सेंट्रली प्लान स्कीम का एक नया तरीका, एक मैकेनिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है। जी 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 पहले प्लानिंग कमीशन उसको मॉनिटर करता था, जी आजकल नीति आयोग करता है। जी वो नीति भी डिसाइड करते हैं, नीति के तहत प्रोग्राम और स्कीम बनती है, और उस स्कीम के लिए पैसा जो है वो 60% सेंट्रल रिसोर्सेज से दिया जाता है। जी उसका भी एक क्राइटेरिया बनता है। जी आप कई क्राइटेरिया ऐसे हैं, जैसे एग्रीकल्चर में हमको प्रेफरेंस मिलता है, जी
किसी दूसरे काम ले लिए, ग्राउंड वाटर में तेलंगाना, उड़ीसा, जहाँ ग्राउंड वाटर की कमी है या ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज उनको डेवलप उसके लिए करने, पैसा दिया जाता है। वहाँ पैसा दिया जाता है। तो स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में या सेंट्रल प्लान स्कीम्स में देती है, जी। जिसके बारे में फैसला नीति आयोग की रिकमेंडेशन या पहले प्लानिंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे किया जाता है। जी। तो सेंट्रल पूल में से, सेंट्रल शेयर में से क्या स्टेट्स को जाना है, सेंट्रल पूल में से स्टेट का शेयर कितना होगा, स्टेट का शेयर कैसे बांटा जाना है, ये सारी जो कार्यविधि है इसको फिस्कल फेडरलिज्म कार्यविधि कहते हैं। इस कार्यविधि के हिसाब से स्टेट्स को पैसा मिलता है। मुझे नहीं लगता, ठीक है ये बात, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज फ़र्क हो सकती हैं, जी। पॉलिटिकल तौर तरीका फ़र्क हो सकता है, जी। पॉलिटिकल कलर एंड कम्प्लेक्शन ऑफ गवर्नमेंट डिफरेंट हो सकता है। जी। पंजाब में तो हमेशा ही हुआ है कि जिस भी पार्टी की सरकार होती है पंजाब में उल्ट सरकार होती है। जी। एक कल्चरल है, Cultural। सोशो कल्चरल एस्पेक्ट है यहाँ का, बिल्कुल ठीक है। सोशो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, या पर चांस कह पर लेता है। चांस के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि कोई बहुत बड़ा मतभेद पंजाब के साथ किया जाता है। ठीक है जी। जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है, जी। जो लीगली मैंडेटेड है, जी। वो हर स्टेट इंक्लूडिंग पंजाब को मिलती है। जी। लेकिन इशू जो कॉन्फ्लिक्ट का जो लैंडस्केप है ना, जो कॉन्फ्लिक्ट का एरिया है, वो सिर्फ इतना होता है कि काफ़ी स्टेट्स, जब स्टेट सेंट्रल अपने शेयर में से, अपने 60% या 59% शेयर में से पैसे देता है, तो कई स्टेट्स उस पैसे को जिस मकसद के लिए दिया जाता है उसमें खर्च नहीं करते। ठीक है। जब वो पैसा दिए हुए, डिफाइन किए हुए पर्पस या गोल के लिए खर्च नहीं किया जाता, तो सेंटर उसके ऊपर किंतु परंतु करता है। उसके ऊपर फिर कंट्रोलर जनरल ऑडिट भी करता है, प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल भी ऑडिटर करते हैं, सेंटर की स्पेशल ऑडिट्स भी होते हैं। लेकिन वो तब आता है जब आप मिसयूज़ करते हो, क्योंकि एक तरीका जो है ना, और पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में उसको खास तौर पे समझना होगा। होता क्या है कि हर स्टेट का एक, जो हमारा सेंट्रल बैंक का है कंट्री का, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, जी। इसको बाकी यूरोप या दूसरे कंट्रियों में सेंट्रल बैंक कहते हैं। ठीक है जी। सेंट्रल बैंक ऑफ लंदन, सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका, ये रिजर्व सब बैंक हर कंट्री में एक उस देश का प्रमुख बैंक होता है, जी। जो उस देश की सारी मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी या करेंसी को मैनेज करता है। ठीक है। हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है जी। तो हर स्टेट का रिजर्व बैंक में एक खाता होता है। ठीक है जी। सो सेंटर से जो भी पैसा आता है वो उस स्टेट के खाते में जाता है। ठीक है जी। अब उस खाते में से जब पैसा आ गया पंजाब के खाते में, तो पंजाब की सरकार के, पंजाब के जो प्रिंसिपल ट्रेजरी ऑफिसर होते हैं, जी। जो कि स्टेट का फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, जी। उसको तय करना है कि पहले किस पे खर्च किया जाएगा। ठीक है जी। क्योंकि उसी में से पैसा जो है सैलरीज, पेंशन्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए खर्चा होना है, उसी के लिए पैसा डिज़ास्टर रिलीफ पे खर्च होना है, उसी में से पैसा किसानों को दिया जाना है, उसी में से पैसा गरीबों की पेंशन दिया जानी है, उसी में से पेंशनर्स को पैसा दिया जाना है। जी। तो यो जो उस अकाउंट में जितना भी पैसा आता है, जी। उस पैसे को खर्च करने की जो प्रायोरिटाइज करना होता है वो स्टेट की डिस्क्रिप्शन है। ठीक है। स्टेट अपने हिसाब से उसको अपनी प्रायोरिटी देख के करता है। जी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जिन स्कीमों का, प्लान स्कीम का या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का पैसा, जो कि भारत सरकार की स्कीम है और किसी एक मखसूस मकसद के लिए आती है, वो पैसा भी जो प्रायोरिटी स्टेट गवर्नमेंट तय करती है उसमें खर्च हो जाता है। ठीक है जी। अब पीछे आपने सुना होगा पंजाब में बहुत इस बात पे चर्चा हुई कि डिज़ास्टर रिलीफ का पैसा पंजाब ने खर्च कर लिया। जी। अब देखो, दो चीज़ें अलग हैं, एक कैश फ्लो या कैश अकाउंट को मेंटेन करना, जी, मैनेज करना, दूसरा है कि आपको पैसा मिला कि नहीं मिला। जी। आज भी अगर आप पंजाब के बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखोगे, पंजाब की बजट स्टेटमेंट देखोगे, तो पंजाब के पास 10, 11, 12 हज़ार करोड़ रुपया डिज़ास्टर रिलीफ का पैसा खड़ा है। ठीक है जी। मतलब पंजाब को मिला है और पंजाब के लिए वो देनदारी है। ठीक है, पंजाब की किताबों में है जी, किताबों में है, पर एक्चुअली वो है। पैसे उनके पास नहीं है। हाँ, लेकिन कैश नहीं है। ठीक है, कैश अकाउंट में कैश नहीं है। ठीक है जी। अब होता ऐसे है कि डिज़ास्टर रिलीफ की जो ग्रांट आती है, ये एक मैंडेटरी ग्रांट है जी। इसकी रिकमेंडेशन भी नेशनल फाइनेंस कमीशन करता है जी। अगर उन्होंने तय किया है कि हर साल पंजाब को 1500 करोड़ रुपए डिज़ास्टर रिलीफ के मिलने जी, तो डिज़ास्टर आए या ना आए वो पैसा आता रहता है। ठीक है जी। वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ठीक है। जो भी डेट तय होती है उसके हिसाब से, जो भी उसकी टाइम शेड्यूल है उसके हिसाब से पैसा तय हो जाता है। ठीक है। और आपके अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी खड़ा हो जाता है। ठीक है जी। लेकिन वो जब आपके कैश अकाउंट रिजर्व बैंक में आता है पैसा, तो आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से ख़त्म करने जाते हो। आज की डेट में अगर आप वो पैसा, आपके कैश अकाउंट में तो पैसा नहीं है, बुक्स में है जी, और डिजास्टर एकदम आ गया, क्राइसिस आ गया, तो कहाँ जब क्राइसिस आता है तो ये डिस्क्रिप्शन स्टेट की है कि आप कौन सी पेमेंट रोक के आप डिजास्टर रिलीफ के पेमेंट करोगे जी। तो ऐसा नहीं है कि पंजाब को पैसा नहीं मिला या उसकी कोई मिस यूटिलाइजेशन हुई है। ठीक है। जिस किसी ने भी ये प्रचार किया कि पंजाब ने उसको मिस यूटिलाइज किया है, नहीं जी। पंजाब ने कैश अकाउंट से अपनी प्रायोरिटी, अपनी इमीडिएट प्रायोरिटी के हिसाब से
पैसा खर्च किया है जी और पंजाब के पास डिज़ास्टर रिलीफ का पैसा प्राप्त हुआ है, प्राप्त पैसा उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में खड़ा है जी और जैसे भी डिज़ास्टर कोई आता है पंजाब बाकी खर्चे रोक के डिज़ास्टर रिलीफ पे खर्च करेगा और करता रहा है। ठीक है तो इसमें कोई मतलब कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। ठीक है लेकिन एक ये स्टेट का प्रेरोगेटिव है कि स्टेट अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से जो भी ग्रांट आती है वो खर्च करे जी और जो कोई जिसको कहते हैं स्कीम टाइड या प्रोजेक्ट टाइड या पर्पस टाइड फंडिंग आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको किसी पर्पस के लिए पैसा दिया, जी किसी सड़क बनाने के लिए पैसा दिया, किसी डैम बनाने के लिए पैसा दिया, किसी स्कूल बिल्डिंग या आईएम बनाने के लिए पैसा दिया, वो पैसा उसी काम के लिए खर्च होना चाहिए। भारत सरकार सिर्फ उसी केस में जी दखल देती है जैसे भारत सरकार ने पीछे नेशनल हेल्थ मिशन में पैसा दिया, जी उन्होंने हॉस्पिटल के अपग्रेडेशन के लिए पैसा दिया। जी अब वो अपग्रेडेशन नहीं हुई, कुछ और क्लिनिक्स बन गए जी या कुछ ऐसा काम कर लिया, पैसा वहाँ दे दिया, जी, तो जी। भारत सरकार ने उसको नामंजूर कर दिया। ठीक है वो चीज़ भारत सरकार कर सकती है क्योंकि भारत सरकार के ग्रांट देने के तरीके में एक ये कंडीशन हमेशा ही होती है। आज नहीं है कि आज एक पार्टी की सरकार है तो इन्होंने रखी है, हमेशा रहे। वो चाहते हैं कि पैसा उसी पर्पज़ के लिए खर्च हो ठीक है और फ्यूचर के लिए उस पर्पज़ में पर्पज़ को अचीव करने के जो कारक तरीका है उसको एग्जीक्यूट करने के उसमें कुछ रिफॉर्म्स हो, ठीक है उसमें जी। कुछ बेहतर तरीका बनाया जाए, रिफॉर्म्स के लिए वो पैसा देते हैं। तो अगर आप रिफॉर्म से हट के बात करोगे, पैसे का उस पर्पज़ के लिए खर्च नहीं करो तो भारत सरकार कुछ ना कुछ तो कहेगी, और बिल्कुल। कहना बनता भी है। तो सुरेश कुमार जी, जो मेरा पहला सवाल था कि फिजिकल फेडरलिज्म क्या है, उसमें बड़ी आपने विस्तार पूर्वक डिटेल में और सिंपल लैंग्वेज में बताया। जो मैं सर उससे बात निकाल पाया, मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि मैं कॉमन मैन की तरह से बोलता हूँ। अगर कहीं आपको लगे कि मेरे समझने में फ़र्क है तो आपका कहना ये है कि हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो वेल डिफाइंड है, उसमें केंद्र की क्या पावरें हैं, जहाँ स्टेट्स की क्या पावर हैं वो भी वेल डिफाइंड है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो केंद्र और स्टेट की सरकार के कॉमन हैं, वो जिसको आप कंक्रीट लिस्ट बोलते हो उसमें आते हैं। और इसी तरह से जो पैसे का लेन देन रख रखाव भी है वो भी कुछ टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, कुछ टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है उसमें से जैसे आपने बताया कि एक 41% की रेशो से वो स्टेट्स को देती है और वो उसमें भी फिर ये लिस्ट बनी हुई है कि कौन सा पैसा स्टेट अपनी मर्जी से खर्च कर सकता है और कौन सा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की दिशा निर्देशों के मुताबिक खर्च करना है। बिल्कुल तो ठीक इसका मतलब ये है कि फिजिकल फेडरलिज्म जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, संघवाद की जो हम बात करते हैं, राजकोषीय संघवाद की, तो ये कोई मुख्य ज़बानी वाली बात नहीं है। ये सारा कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है जिसमें समय समय पड़ने पर अमेंडमेंट भी करी जाती है। हाँ, समय समय पर कहीं सब उसमें रिफॉर्म्स होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। जी जो चीज़ एक बारी नेशनल फाइनेंस कमीशन ने 5 साल के बाद बोल दी उसमें तो कोई तरमीम या कोई बदलाव नहीं होता है। जी जी भारत सरकार की स्कीमों में बदलाव होता है।